हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि अब नया साल शुरू हो चुका है तो उसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ ने सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन अभी 5 दिन गुजरने तो सब ठंडे हो जाएंगे। खैर, आज की जो हमारी वीडियो का बनाने का मकसद है वो ये है कि 2021 के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ को रिलीज़ किया गया है, जो कि 2020 के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया गया था। देखा जाए तो मार्वल की तरफ से 4 मूवीज़, डीसी की तरफ से 2 मूवीज़ और इसके अलावा एनिमेटेड मूवीज़ और दूसरे स्टूडियोज़ ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गेम रखा इस पूरे के पूरे 2021 के अंदर। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि ये जो सारी की सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी 2021 के अंदर, मैं उनको अपनी इस वीडियो के अंदर रैंक करूंगा कि मेरी लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी मूवीज़ कौन से नंबर पर आती हैं। सो गाइस, दिस इज पी टैगर और बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2021 की मूवीज़ की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार 2021 मूवीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हिट एंड मिस टाइप का था। मतलब कुछ मूवीज़ जिससे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी, और जिनसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई। तो उसमें वैनम 2 जो है, यानी कि वैनम लेट देयर बी कार्नेज, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि पहली वैनम मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, उसके अंदर फन था, एक्शन था और वैनम का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉप कर रहा था। लेकिन यहीं पे मैंने सोचा कि जब यहाँ पे कार्नेज को ऐड किया जाएगा तो मज़ा और ज़्यादा डबल हो सकता है, और कार्नेज का रोल भी बहुत ही अच्छा एक्टर प्ले कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये मूवी तो ज़बरदस्त होने ही वाली है। लेकिन सच मायने में कहूँ तो ये पूरी की पूरी मूवी एक बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवी थी। और मूवी की सबसे बड़ी बात की ये सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी थी, जो कि मेरे हिसाब से कहीं पे भी मूवी वाली रन टाइम नहीं लग रही है इसकी। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने मुझे काफ़ी जगहों पे जो है बोर करा है। और जो एक्शन मैंने इससे एक्सपेक्ट किया हुआ था, जो कार्नेज की केमिस्ट्री और वैनम की केमिस्ट्री को मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, वो सब मुझे देखने को नहीं मिला। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मूवी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, मैं ये कहूँगा कि मैंने उस तरह से उसको एंजॉय नहीं करा जिस तरह से मुझे इसको करना चाहिए था। तो यार, ब्लैक विडो मूवी जो थी वो एक ऐसी मूवी थी जिसके लिए हमने तकरीबन पूरा का पूरा 1 से 1.5 साल इंतजार करा है, क्योंकि इसको डिले कर दिया गया था। और हम इसके पहले ट्रेलर्स वगैरह देख चुके थे 1-1.5 साल पहले ही, तो हमारा हाइप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और ट्रेलर्स को देख के लग रहा था कि मूवी के अंदर एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब जॉन विक टाइप का एक्शन हमें देखने को मिलेगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेगा, टास्क मास्टर जो वो सबकी बैंड बजा के रख देगा, वो खतरनाक किस्म का विलन होने वाला है। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें उस तरीके से देखने को नहीं मिली जिस तरह से फैन एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, और उन्होंने 1 साल का इंतजार करा। और यही बात थी पूरी की पूरी मूवी की। इसको सबसे पहली बात तो डिज्नी प्लस पे रिलीज किया गया, ना कि थिएटर्स में रिलीज किया गया, और उस वजह से इसने परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं करा। लेकिन अगर मैं इस मूवी की ही बात करूँ तो मुझे भी ये मूवी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ब्लैक विडो की वो मूवी देख रहा हूँ जिसका मैंने पिछले 10 सालों से इंतजार किया है। ऐसा लग रहा था कि मार्वल ने बस अपने फेज 4 को स्टार्ट करने के लिए या उसको पुश करने के लिए एक मूवी रिलीज कर दी है, वो भी सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर को लेके, और वो शायद इसके जरिए थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगी, या फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे बिलो एवरेज लगी, क्योंकि मार्वल के स्टैंडर्ड्स अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो मिनरल मुरली को देख के आपको काफी ज्यादा शौक तो लगा ही होगा कि एक इंडियन मूवी जो है वो ब्लैक विडो और वैनम 2 से ऊपर कैसे आ सकती है। तो ये बात मैंने अभी अपने रिसेंटली रिव्यू के अंदर भी बताई थी कि ये मूवी जो है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इस मूवी को जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है, जिस तरह से इसकी स्टोरी को सेट किया गया है गाँव के अंदर, और उन्हीं गाँव वाले आदमियों को जो पावर्स मिलती हैं वो उसका इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, एंड विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन CGI इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम करा इस मूवी को हमारे सामने रिप्रेजेंट करने में। और मैं ये कहूँगा कि ये मेरे हिसाब से अच्छी मूवी थी इंडियन सिनेमा की तरफ से, और अगर इसी तरह की मूवीज बनाते रहे तो शायद वो टॉप 5 की लिस्ट में भी मेरे शामिल हो जाएंगे। अगर हम अपने डेडपूल की बात करें, यानी कि रायन रेनॉल्ड्स की, तो वो जिस मूवी के अंदर भी आते हैं वो एक चांद लगा के रख देते हैं। अभी इनकी रिसेंटली आई हम रेड नोटिस की क्यों ना बात कर लें, लेकिन इसी तरह उनकी एक और मूवी साल रिलीज हुई थी जो कि फ्री गाय के नाम से थी। अब देखो यार, ये कोई सुपर हीरो मूवी एकदम तो नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर इतने ज़्यादा ईस्टर एग्स वगैरह मौजूद हैं मार्वल के, डीसी के और दूसरे सुपर हीरोज के, कि मैंने इसको अपनी इस कैटेगरी में शामिल करने का फैसला करा है। आई मीन टू से, मतलब इसमें क्रिस एवांस ने कैमियो करा था, वो भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड के ऊपर रिएक्शन देते हुए। तो इससे ज़्यादा सुपर हीरो वाली चीज़ और क्या हो सकती है। तो मुझे तो ये मूवी सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मैं इस मूवी से एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं लेके बैठा था। मुझे लग रहा था कि रायन रेनॉल्ड्स की एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसको मैं एंजॉय करूंगा और उसके कुछ दिन बाद भूल जाऊंगा। लेकिन इस मूवी ने एक अच्छा इंपैक्ट मेरे ऊपर डाला और काफ़ी दफ़ा मैंने इसको बार बार रिपीट के ऊपर देखा है। और मैं ये कहूँगा कि मुझे ये मूवी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी स्टोरी वो कुछ यूनिक थी। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा कि किस तरह से एक AI कैरेक्टर जो है गेम के अंदर होने वाला, उसकी जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस जाग जाती है और वो गेम के अंदर अपनी मर्जी से चीज़ें करने लग जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कूल थी, नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला, और ओवरऑल मूवी को एंजॉय करा मैंने उन सारे के सारे कैमियोज की वजह से। अगर हम फाइटिंग वीडियो गेम्स की बात करें तो मोर्टल कॉम्बैट का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है, और वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आता कि उसकी जो है ज़बरदस्त किस्म के पावर्स इस्तेमाल हो सकती हैं या उसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कूल है,
बल्कि जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात है वो ये है कि उसकी फैटेलिटीज़ और ब्रूटैलिटीज़ वो जो है इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं कि उसको इस्तेमाल करने के लिए हम पूरे के पूरे गेम के सारे कैरेक्टर्स की पावर्स को चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब मोर्टल कॉम्बैट की मूवी को रिलीज़ किया जा रहा था तो मैंने इस बात की पूरी उम्मीद करी थी कि मुझे सब कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा मैं अपने गेम्स में देखते हुए आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि मूवी बहुत ही अच्छी थी, इसकी कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी, सबकी कास्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर्स को ठीक उसी तरीके से लिखा गया था सिवाय कुछ के जिस तरह से वो गेम के हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पे ये मूवी लैग ज़रूर कर रही थी, जिस वजह से ये मेरी लिस्ट में और ज़्यादा ऊपर ना आ सकी। वरना मैंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा है, CGI काफ़ी ज़्यादा कूल थी, लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर था उससे हमारा कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। और स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ टाइम पास के लिए रखे हैं और उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अब जेम्स गन को जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से निकाला गया और DC ने फौरन से अपना हाथ मार के उनको अपने स्टूडियो में ले लिया तो मैं समझ गया था कि भाई अब DC वालों को शायद थोड़ी सी अकल आ गई और वो इनके साथ कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और ये बात साबित होती है सुसाइड स्क्वाड के अंदर, जो कि अभी 2021 के अंदर रिलीज की गई है, जेम्स गन की बनाई हुई। और देखा जाए तो ये पिछली सुसाइड स्क्वाड के एक तरह का सॉफ्ट रिबूट था, ये कंप्लीट रिबूट नहीं था। और ये बात मुझे काफी ज्यादा कूल लगी कि किस तरीके से उन्होंने पुरानी सुसाइड स्क्वाड को मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं किया और एक नई सुसाइड स्क्वाड बना दी, जो कि इतना ज्यादा में ऑड भी नहीं लग रहा। अब मैं अगर इस मूवी की बात करूं तो इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी। मैं सिर्फ इसका ट्रेलर देखकर गया था, यहाँ तक कि मैंने शायद इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन भी नहीं बनाया था चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं एक्साइटेड ही नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब मैंने इस मूवी को देखा तो इस मूवी ने मेरा दिमाग बिल्कुल उड़ा के रख दिया। मतलब अगर मैं सबसे पहले इसके कास्ट की बात करूँ, मार्गरेट रॉबी की हार्डली क्विन हो गई, यहाँ पे इड्रिस एल्बा का डेडशॉट हो गया, जॉन सीना का पीस मेकर हो गया, या इसके अलावा और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट थी उन सबकी परफॉर्मेंसेस, उनका एक्शन, उनकी सीन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी कॉमेडी, सब ने जो है मुझे एंटरटेन करके रखा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। कि यहाँ पे डेडशॉट का कैरेक्टर और पीस मेकर का कैरेक्टर जो उनकी आपस की केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस थी। मतलब मुझे उसको देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं चाह रहा था कि मैं बार बार उसको स्क्रीन पर देखते रहूँ। मूवी के अंदर अच्छे खासे ट्विस्ट मौजूद थे, मूवी के अंदर एक अच्छी स्टोरी मौजूद थी, CGI बहुत ज़्यादा टॉप नॉच थी, मूवी बहुत ज़्यादा कलरफुल और म्यूजिकल थी जिस तरह जेम्स गन की मूवीज़ होती ही है। तो मैं सच कहूँ तो मैंने तो इस मूवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। और अगर DC इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता रहा तो शायद वो इस तरह की औसम मूवीज़ बना के अपना नाम मार्वल के साथ ला सकता है। अब शांग-ची मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसके अंदर मैंडेरिन और उसके 10 रिंग्स के बारे में मैं बताया जाने वाला था, जिसको हम MCU में पिछले 10 साल पहले ही देख चुके हैं आयरन मैन 1 के अंदर। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को किडनैप किया था उस गुफा के अंदर, वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ही थी। तो इसलिए मेरा इससे हाइप कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। मैंने सोचा था कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया जाने वाला है पास्ट के अंदर से। लेकिन सच कहूँ तो ये मूवी पूरी की पूरी बेस करती है शांग-ची और उसके ही अराउंड। ये MCU को इतनी ज़्यादा छू के नहीं गुजर, ना इसके पास्ट के किसी इवेंट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा नजर डालती है। हाँ, मैं कुछ डायलॉग्स के जरिए जरूर बताया जाता है कि मैंडेरिन कौन है, वो कैसा है, उसके पास 10 रिंग्स आए थे तो उसने उसके जरिए क्या क्या करा और पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। उसकी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी शील्ड और हाइड्रा से कम नहीं है, उसके एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन इसके अलावा इस मूवी ने जो है हमें बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये था कि आखिरकार ये 10 रिंग्स आए कहाँ से, इनका पावर सोर्स क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो भी हो, इस मूवी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करा। यहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो टॉप नॉच थे। मतलब MCU की आज तक किसी और मूवी में मैंने इस तरह का एक्शन नहीं देखने को मिला, जहाँ पे हमें जैकी चैन टाइप का, कराटे टाइप का, टाइकोंडो टाइप का सारा का सारा मार्शल आर्ट वाला एक्शन देखने को मिला MCU के अंदर। तो मैं तो उसके पूरे के पूरे सीक्वल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और रूमर सुनने में आ रहे हैं कि सीक्वल के अंदर जैकी चैन को कास्ट किया जा सकता है किसी अच्छे और मेन रोल के अंदर। अब इटर्नल्स की बात करूं तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आप तो शायद इसको नंबर 6 या 7 पे ही रखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मुझे इस मूवी की जो सारी की सारी डायरेक्शन थी, जो उसका पूरा का पूरा सिनेमैटिक ग्राफ था, इसके अलावा जो उसका पूरा का पूरा कलर टून था जो कि बहुत ज़्यादा डार्क टाइप का था, और ये मूवी काफ़ी सीरियस टून के ऊपर चली है, मार्वल की पहली मूवी, तो मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मैं मार्वल के मिर्च मसाले को ये नहीं कहता कि वो मुझे बुरा लगने लग गया है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं कुछ नया भी देखना चाहता हूँ। और वो नया मुझे देखने को मिला इटर्नल्स की सूरत के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, जो इटर्नल्स मूवी को बैकलैश मिला है वो सिर्फ उसकी एक वजह से मिला है कि इसके कैरेक्टर से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने आज तक इटर्नल्स के कोई कॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड भी है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इटर्नल्स मूवी को समझना है वो उतना आसान नहीं होने वाला है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने के लिए आपको कॉमिक बुक के ऊपर नजर डालनी ही पड़ेगी। और इटर्नल की हिस्ट्री कॉमिक बुक में पिछले 30-40 साल से चलते हुए आ रही है, और वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है जिनको हर कोई पढ़ना पसंद करता है। लेकिन जो लोग इटर्नल के कॉमिक्स पढ़ते हैं मेरी तरह, जिनको नॉलेज है, तो उनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि कॉमिक्स के कंपैरिजन में इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई थी, और वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव भी लगी, और उसके जरिए मेरी स्टोरी स्पॉइल नहीं हुई, और जो चीज़ें मुझे पहले से इटर्नल्स के बारे में पता थी मुझे उससे कुछ नया जानने को मिला। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो इस मूवी का जो पूरा का पूरा स्केल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये कॉस्मिक लेवल पे मूवी थी, जिसके अंदर मैं सेलेस्टियल्स को देखा, डिविएंट्स को देखा, इटर्नल्स को देखा, उनके मकसद को जाना, सेलेस्टियल्स के मकसद को जाना कि किस तरह से वो अपने हाथों के अंदर पूरी पूरी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रहे हैं,
तो मैं सच कहूँ तो मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, बस उनकी एग्जीक्यूशन जो थी वो थोड़ी सी गलत हो गई, जिस वजह से जनरल ऑडियंस इस मूवी को समझ ना सकी। लेकिन मेरी नज़र में ये इस साल की टॉप 10 3 मूवीज़ के अंदर तो आती ही है। अब अगर हम 2017 वाली जस्टिस लीग की बात करें तो मैं जानता हूं कि वो शायद मेरी इस पूरी की पूरी लिस्ट में 8 या 7 के ऊपर ही आती, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस साल की रिलीज होने वाली जस्टिस लीग स्नाइडर कट की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अब तक जितनी भी मूवीज आई हैं, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मेरी तो फेवरेट होकर रह गई है। मतलब ये मूवी 4 घंटे की, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मूवी को एक ही बार में पूरा ही देख पाऊंगा, क्योंकि लिटरली 4 घंटे की मूवी को आप एक जगह बैठ के कैसे देख सकते हैं। इतनी बड़ी मूवी होगी तो कहीं ना कहीं तो बोरिंग जरूर होगी, लेकिन इस मूवी को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जैक स्नाइडर ने बनाया कि उन्होंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर इतनी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन डाली कि आप मूवी के अंदर कहीं पे भी बोर नहीं होंगे। ये एक पूरी की पूरी क्रॉस ओवर मूवी थी जिसके अंदर नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था जो कि पहले हमें डीसी के अंदर नजर नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैक स्नाइडर ने उन कैरेक्टर्स के ऊपर इतनी ज्यादा हाईलाइट डाली है कि एक तरह का हमें उनका ओरिजिन इस मूवी के अंदर मिल चुका था और हम उनसे ऑलरेडी मूवी के एंड तक कनेक्ट हो चुके थे। तो जैक स्नाइडर की ये पूरी बात कि जिस तरीके से उन्होंने नए इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स को एक क्रॉस ओवर मूवी के अंदर डाल के इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था और बहुत ही बड़ा स्टेप था जो कि मेरी नज़र में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करा। अगर मूवी के एडिटिंग का ग्रेडिंग की बात करें तो जैक स्नाइडर ने बिल्कुल अपना वही डार्क लुक रखा जिसका मैं एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ, कहीं ना कहीं मुझे वो लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी 2017 वाली मूवी से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मतलब मूवी की एंडिंग मुकम्मल तौर पे चेंज थी, मूवी का मिड जो था, मूवी की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी उनको काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया था 2017 वाली जस्टिस लीग के अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये मूवी तो मेरे लिए एक सॉलिड मूवी थी जिसके अंदर हमें डार्क साइड से इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्टीवन वुल्फ को एक ज़बरदस्त किस्म का विलनस लुक हमें दिया गया, और ना कि वो हमें कोई कार्टून लग रहा था बल्कि खतरनाक किस्म का विलन लग रहा था। डार्क साइड की हमें यहाँ पे पूरी की पूरी पास स्टोरी देखने को मिली, उसके जो हमें भरम आखिर में नजर आता है उस पोर्टल के जरिए, जिस तरह से वो अर्थ के ऊपर अरमांडा लाने का फैसला करता है। मतलब सब कुछ जो एक ऐसी हमें फील दे रहा था जो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम के टाइम पर आई थी। मतलब इसका स्केल उतना ही ज्यादा बड़ा था। अगर उसको उस टाइम पे रिलीज किया जाता 2017 के अंदर तो मैं ये मानता हूँ कि आज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को ये मूवीज टक्कर दे रही होती। तो नंबर 1 पे तो आप सबने अब तक गैस कर ही लिया होगा कि हमारे पास हमारा कोई और नहीं बल्कि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन होने वाला है। यानी कि मैं आज यहाँ पे नंबर 1 पे ऊपर जो मूवी रैंक करने वाला हूँ 2021 की, वो स्पाइडरमैन नो वे होम होने वाली है। अब मैं आपको ये बात शुरू में ही कह देता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम आज तक की जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज आई हैं मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट मूवी बन चुकी है। मतलब स्पाइडरमैन की मैंने काफी ज्यादा मूवीज देखी है जिसके अंदर मेरी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स जो है वो भी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट मूवी है, लेकिन इस मूवी ने शायद उसका भी कहीं रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसको नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह जो मेरी ये है कि अगर हम इसके अंदर से वो तीनों स्पाइडरमैन वाला एलिमेंट निकाल भी दें, अगर हम सिर्फ यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर गौर करें तो ये मूवी एक तरह से मुकम्मल तौर पे टॉम हॉलैंड के लिए ही बनाई गई थी, उनके कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए। और इस मूवी ने वो काम इतने ज्यादा जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से करा है जिसको मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब तो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन बन गया है, और टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड वो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो स्पाइडरमैन अब बनने वाला है वो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसके अलावा जो इस मूवी को नंबर 1 पर रैंक करने की मेरी और दूसरी वजह है उनमें से एक ये है कि इस मूवी के अंदर जो हमें ईस्टर एग्स देखने को मिले, जो पिछली मूवी के रेफरेंसेस देखने को मिले, इसके अलावा यहाँ पे जो हमें कॉमेडी देखने को मिली, जो एक्शन देखने को मिला, सारी की सारी केमिस्ट्री देखने को मिली। यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर फैन सर्विस के नाम पे पूरे 100% मार्वल स्टूडियोज और सोनी वालों ने सब कुछ लगा दिया है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एवेंजर्स एंड गेम इसका हाइप बहुत ही ज्यादा था, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड भी थे। उस मूवी के अंदर भी इतनी अच्छी फैन सर्विस नहीं थी जितनी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मिली। मतलब लिटरली उन्होंने यहाँ पे हमें डेयर डेविल दे दिया, उसने हमें 3 स्पाइडरमैन दिखा दिए, इसके अलावा यहाँ पे हमें पुराने विलन्स को आते हुए दिखाया गया, उनके साथ हमें एक इंटरेक्शन देखने को मिला, लिटरली हमारी मीम्स को यहाँ पे रीक किया गया, तो उससे ज्यादा हमें और चाहिए क्या। लेकिन वहीं पर अगर मैं एंड गेम की बात करूँ तो एंड गेम के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें थी जिससे फैंस डिसअपॉइंटेड हुए थे। जिस तरह के उन्होंने थॉर के लुक को बहुत ज्यादा गलत कर दिया था, हल्क को उन्होंने प्रोफेसर हल्क बना दिया था, कैप्टन मार्वल को थैनोस से भिड़वा के मोस्ट पावरफुल एवेंजर बना दिया था, और इस तरह की बहुत सी चीजें जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम की बात करूँ तो उसके अंदर शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिससे मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड हुआ होगा मैं, या फिर मैंने बोला होगा कि यार इस मूवी के अंदर ऐसा भी होना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी एक तरह का परफेक्ट और पूरा का पूरा पैकेज है जो कि एंटरटेन करने के लिए किसी भी मार्वल फैन को जो कि स्पाइडरमैन को फॉलो करते हुए आ रहा है उसके लिए किसी मास्टरपीस से कम तो है नहीं। तो 2021 के एंड होने के साथ साथ ये मेरी वो पूरी की पूरी लिस्ट है जिसके मुताबिक मैंने अपनी सारी की सारी उन सुपर हीरो मूवीज को रैंक करा है जो कि मैंने साल देखी हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें से आपकी रैंकिंग जो है वो काफी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, आपकी रैंकिंग के जो नंबर्स हैं वो अलग हो सकते हैं, स्पाइडरमैन हो सकता है नीचे हो, इटरनल हो सकता है और नीचे हो, और इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इसीलिए तो ये टॉप 10 वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि मैं आप लोगों का ओपिनियन भी जान सकूं। तो अगर आपको मेरा ये रैंकिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट डाउन करके मुझे अपनी टॉप 10 रैंकिंग बताइएगा इस साल की कि आपके हिसाब से टॉप 10 सुपर हीरो मूवीज कौन सी थी 2021 की जिसको आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है।
साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसी के साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां मैं कुछ इस तरह के पोस्ट और अपडेट्स को शेयर कर ही रहा होता हूँ, जिसके जरिए आप कॉमिक और सिनेमैटिक यूनिवर्स दोनों की न्यूज जो है हासिल कर ही रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।